जय हिंद साथियों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज का हमारा टॉपिक है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने क्लास ली है उसमें भी हमने परिभाषा पर बात की थी, लेकिन वहां पर हमने समझा है सांख्यिकी क्या होती है। उसे थोड़ा सा हम अब बाद में लेकर जाएंगे। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पहले अच्छे से हम क्लियर कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सांख्यिकी का जो हमने अर्थ समझ लिया है उसको वहीं पर अभी स्टॉप करके रखिएगा। अभी हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं फर्स्ट चैप्टर में और दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा है उसको भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो परिभाषा है ये प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी है, और प्रोफेसर रॉबिन्स एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं। इनसे इनकी जो थ्योरियां हैं वो आप आगे तक पढ़ेंगे। जैसे अभी आप 11th में पढ़ेंगे, 11th के बाद 12th क्लास में, 12th क्लास के बाद जो भी आप करते हैं, फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर जो भी आप करेंगे, कॉमर्स स्ट्रीम से यदि आप करते हैं तो रॉबिन्स का जिक्र आपको हर जगह मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा है, तो दुर्लभता, एक तो सबसे पहले हमें इसका क्या मालूम होना चाहिए, अर्थ, कि यहाँ पर इसका अर्थ क्या है। दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा है, परिभाषा तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार इसका जो अर्थ है उसे हमने ठीक तरीके से समझ लिया, अर्थ यदि हमने क्लियर कर लिया तो उसके बाद परिभाषा हम आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है दुर्लभता, तो दुर्लभ कई बार हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये सब जैसे हिंदी पढ़ते हैं या फिर कोई दूसरा भी सब्जेक्ट आपने वहां पर भी ये शब्द देखा होगा, समझा होगा। तो दुर्लभ क्या चीज होती है, जो चीज थोड़े से परेशानी से मिलती है, डिफिकल्टी होती है जिसे प्राप्त करने में, वो क्या होती है, एक प्रकार से दुर्लभ चीज होती है। जैसे कि मान के चलिए हीरा है, ये क्या है, एक दुर्लभ चीज है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, खुदाई करनी पड़ती है। और भी कई सारे साधन होते हैं जो कि दुर्लभ होते हैं। अब जैसे कि एक साधारण व्यक्ति की यदि हम बात करें, और साधारण व्यक्ति के लिए हर चीज लगभग दुर्लभ ही होती है। जैसे कि जिसके पास रोजगार नहीं है उसे पैसा भी क्या लगेगा, एक दुर्लभ चीज लगेगी। तो यहाँ दुर्लभ से संबंधित जो अर्थ है यहाँ पर जो इनकी परिभाषा में, ये शब्द क्या बता रहा है, एक प्रकार से सीमितता बता रहा है। सीमितता मतलब कि देखिए, जब हमारे पास कोई चीज कम मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है, तो इसका दूसरा शब्द क्या होगा, सीमित मात्रा में है। ठीक है, क्या है, सीमित मात्रा में है। अब यहां पर देखिएगा तीनों शब्द जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुर्लभ शब्द का क्या मतलब है, जो कि आसानी से नहीं मिलता है। आसानी से नहीं मिलता है मतलब कि कम है, कम है मतलब कि सीमित है। तो ये तीनों शब्द, ये शब्द कम का यदि हम यहाँ पर क्रॉस कर दें, और एक सीमित और एक दुर्लभ, इन दोनों शब्दों पर यदि गौर करें तो दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है कि कोई चीज यदि आसानी से नहीं मिल रही है तो वो किस में चली जाती है, उसे हम दुर्लभ बोल सकते हैं। अब यहां पर जो परिभाषा रॉबिन्स ने दी है, रॉबिन्स क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उसकी परिभाषा पर यदि हम नजर डालें तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है। ठीक है, ये जो परिभाषा है ये रॉबिन्स ने एक पुस्तक लिखी हुई है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, इसका अर्थ है, ऐसे का मतलब क्या होता है, निबंध। ठीक है, यदि हिंदी में हम अनुवाद करेंगे तो ऐसे का मतलब निबंध। ठीक है, तो एन ऐसे ऑन दी नेचर, किस पर, नेचर। नेचर का एक प्रकृति होता है, दूसरा एक हम जैसे ये नहीं बोल देते हैं कि इसका नेचर खराब है, इसका व्यवहार जो है वह खराब है। तो यहां पर नेचर का मतलब क्या हुआ, व्यवहार। ठीक है, और एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। सिग्निफिकेंस मतलब कि जो उसकी थ्योरियां हैं वो क्या प्रेजेंट कर रही हैं, क्या सिग्निफिकेंस देती हैं। ठीक है, तो ऑन एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो यहाँ पर ये जो ऐसे लिखा हुआ है, पुस्तक का नाम है, एक प्रकार से यदि हिंदी में हम अनुवाद करेंगे तो लंबा हो जाएगा, कि निबंध ऑन दी, निबंध किसके व्यवहार पर निबंध है, ये इकोनॉमिक साइंस के जो थ्योरम है और उसका जो व्यवहार है, उसके जो सिद्धांत है और उसका जो व्यवहार है, उनके बीच में क्या है, किस प्रकार का संबंध है, वह एक ऐसे एक निबंध के रूप में लिखा हुआ है। तो एक ये पूरी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में रॉबिन्स ने ये परिभाषा दी हुई है। क्या परिभाषा दी हुई है,
कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, क्या बोल रहे हैं सबसे पहले विज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है, जिसमें कारण और परिणाम, ठीक है, कारण और परिणाम जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। मतलब कि कोई चीज या बन रही है या फिर कोई घटना हो रही है, तो उसके बीच में जो परिणाम निकल कर आया है उसके कुछ ना कुछ कारण होंगे। यदि हम उनको प्रूव कर सकते हैं तो वह क्या हो जाता है, एक प्रकार से विज्ञान हो जाता है, साइंस हो जाता है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र को क्या बोल रहे हैं, ये विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान है मतलब कि साइंस यदि है तो इसके कारण और परिणाम में क्या होगा, संबंध होगा, डायरेक्टली संबंध होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं H2O। H2O क्या है, ये साइंटिफिक फॉर्मूला है किसका, पानी का। यानी कि इसमें दो अणु जो है वह हाइड्रोजन के हैं और एक अणु जो है वह ऑक्सीजन का है। दोनों गैसों को यदि हम मिलाते हैं, मतलब कि दो अणु हाइड्रोजन के और एक अणु ऑक्सीजन का, इन दोनों को मिलाते हैं तो वहां पर क्या बन जाएगा, पानी बन जाता है। यहाँ पर कारण क्या हो रहा है, दो गैसों को मिलाया जा रहा है, परिणाम क्या हो रहा है कि पानी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो कारण और परिणाम जहां पर होते हैं वहां पर क्या हो जाता है, विज्ञान हो जाता है। तो रॉबिन्स जो है अर्थशास्त्र में भी ये बता रहे हैं कि कारण और परिणाम होंगे, इसलिए ये क्या है, विज्ञान है, ठीक। जिसमें साध्यों तथा सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तोड़ तोड़ के इसको समझिएगा, जिसमें साध्यों, ठीक है, साध्य क्या हो सकते हैं। अब देखिए साध्य जो होते हैं, यदि हम हमारे जीवन में देखें तो हमारे साध्य का मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है, हमारे उद्देश्य जिन्हें हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपकी परीक्षा में पास होना, अच्छे अंक प्राप्त करना, ये आपका अभी मुख्य उद्देश्य है। जब आप पढ़ाई कर लेंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, जॉब प्राप्त करना। जब आप जॉब प्राप्त कर लेंगे, फिर आप अपना जो जीवन स्तर है उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहले मकान खरीदेंगे, फिर बाइक खरीदेंगे, फिर 4 व्हीलर खरीदेंगे, फिर और अच्छा मकान खरीदेंगे, उसके बाद हो सकता है शादी का प्लान भी बना लें। तो ये क्या है, एक प्रकार से लक्ष्य होते हैं जिन्हें क्या करना है, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में प्राप्त करने का प्रयास करता है। और यही जो लक्ष्य है आर्थिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं, सभी में पैसे की जरूरत होती है। तो यहां पर जो है इन सभी को क्या कह दिया है रॉबिन्स ने, साध्य कह दिया है। साध्य मतलब कि जो टारगेट हैं आपके जीवन के। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें कि टारगेट होते हैं तथा सीमित और वैकल्पिक। अब सीमित का मतलब जैसे हमने पहले समझ लिया था, सीमित मतलब कि कम, और वैकल्पिक मतलब कि एक से अधिक, जिसके पास ऑप्शन हो। ऑप्शन मतलब कि जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि बताइए भारत की राजधानी क्या है, ठीक है। अब भारत की राजधानी आपसे पूछी जा रही है और 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, भोपाल, दिल्ली, आगरा, मुंबई, 4 शहरों के नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विकल्प है आपके पास कि आप विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो सीमित होते हैं साधन, दूसरा वैकल्पिक प्रयोग होते हैं उनके। वैकल्पिक प्रयोग मतलब कि एक साधन को हम कई कामों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बिजली है, बिजली का सबसे पहला प्रयोग क्या होता है, उजाले के लिए, रोशनी के लिए हम लाइट जलाते हैं। उसके बाद जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि फ्रिज हमारे पास है, पंखा है, कूलर है, इनको चलाना है। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनमें उत्पादन होता है, कई सारी मशीनें जो होती हैं बिजली से चलती हैं। तो बिजली के क्या है, वैकल्पिक प्रयोग हैं। लेकिन बिजली है सीमित मात्रा में, ऐसा तो नहीं है कि बिजली का भंडार हो और उसको जितना चाहे हम प्रयोग कर सकते हैं, जितना चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लाइट को जला छोड़ सकते हैं या फिर कूलर या पंखा या टीवी को 24 आवर चला सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वह सीमित मात्रा में है, कम मात्रा में है, ठीक है, और उसके वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो ये साधनों की बात हो रही है, साधनों को आगे चल के हम आसानी से समझेंगे। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये क्या होते हैं, साधन होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कम मात्रा में होती है। जैसे देखिए अभी आपने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स को पढ़ना, अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप सारी चीजें बड़ी आसानी से समझने लगेंगे।
जैसे ही व्यक्ति इकोनॉमिक्स को पढ़ना प्रारंभ करता है और ठीक तरीके से यदि बेसिक उसको समझ में आता है तो वह अपने जीवन में खुद समझने लगता है कि हाँ ये क्रिया कहाँ से हो रही है। जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधन हमारे पास भी होते हैं, हमारे राज्य के पास भी होते हैं, हमारी सरकार के पास भी होती हैं, और एक देश के पास भी सीमित संसाधन होते हैं। जैसे कि हमारा देश भारत है, अब देखिए ये भारत है मान लीजिए, तो भारत के जो भी संसाधन हैं, ठीक है, हर संसाधन क्या है, सीमित है। भारत के क्षेत्र में ये जो भूमि है, भूमि क्या होती है, एक संसाधन होती है, वो सीमित है। उसकी जो बॉर्डर लाइन है उससे अधिक भूमि हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, सीमित है। अब मान के चलिए हम एक सोच बना लेते हैं, एक सिर्फ छोटा सा फैक्ट सोचते हैं। मान लीजिए हमारे पास अभी फिलहाल में आधी भूमि क्या है, ये मान के चल रहे हैं हम कि आधी भूमि में हम फसलों को उपजा रहे हैं और आधी भूमि में हम क्या कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, स्कूल कॉलेज जो है वो बन रहे हैं। अब ऐसा हो जाए कि जनसंख्या बढ़ती जाए, सभी जगह पे यदि मकान हो जाएगा तो फिर खाने के लिए पैदा कहां से करेंगे, जमीन हमारे पास नहीं होगी, क्या है, सीमित मात्रा में है। तो यही चीज जो होती है, हर संसाधन, कोई भी संसाधन हो वह सीमित मात्रा में है और उसके वैकल्पिक प्रयोग हैं। अब फिर से परिभाषा पर चलते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों से संबंधित, ठीक है, वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार का, मतलब कि एक देश के अंदर रहने वाले लोगों का जो व्यवहार होता है, उस देश के प्राकृतिक और मानव निर्मित जो संसाधन हैं उनके द्वारा उस व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, ये तो परिभाषा हमें एक दृष्टि में समझ में आती है। अब इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रॉबिन्स की जो परिभाषा है उसकी व्याख्या कीजिए, यदि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आएगी तो इतनी परिभाषा आप लिखेंगे, और यदि उन्हीं के शब्दों में आएगी तो जो पुस्तक में परिभाषा दी हुई है उसको आप लिखेंगे। और यदि दुर्लभता संबंधी परिभाषा मुख्य रूप से किसने दी है ये पूछा जाए 1 मार्क्स के या फिर वैकल्पिक में, तो फिर आपको ये रॉबिन्स को भी याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाए तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब व्याख्या समझ लेते हैं। देखिए अब हम आते हैं थोड़े से मानव जीवन पर। मानव का जो जीवन है, आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो कभी कम नहीं होती हैं, उनका अंत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आपकी एक आवश्यकता यदि पूरी होगी तो उसके बाद तुरंत ही दूसरी आवश्यकता क्या हो जाएगी, जन्म ले लेगी। कैसे जन्म लेती है, इसीलिए इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं, असीमित हैं। सीमित मतलब कि कम होना, और असीमित क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास साधन तो कैसे हैं, सीमित हैं, लेकिन जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं, असीमित हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। यदि एक आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है तो फिर दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद आप क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको जॉब चाहिए, ठीक है, आपको काम चाहिए। काम आपके पास नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो फिर आपके बाकी काम नहीं हो पाएंगे। तो पहली आवश्यकता यहाँ पर क्या है कि आपको काम चाहिए, ठीक है, काम चाहिए। मान लीजिए आपको जॉब मिल जाती है, जॉब मिलेगी, आपके पास सैलरी आने लगेगी, सैलरी आएगी तो एक आवश्यकता आपकी पूरी हुई। अब उसके बाद तुरंत ही जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, नई नई आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो आपके दिमाग में प्रकट होने लगेंगी। जैसे कि मेरे पास ये पैसा आया है, मैं इससे क्या करूं, अपने ऊपर खर्च करूं, या फिर मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद लूं, जूते खरीद लूं, या फिर खाने के लिए खरीद लूं, बाइक खरीद लूं, घर खरीद लूं, मकान, जो भी करना है, ये क्या है, आवश्यकताएं जन्म लेती जाएंगी। मान लीजिए आपको बाइक खरीदनी है, आपकी सैलरी अच्छी है, 1.5 लाख रुपए महीना है, 1 महीने में आपने बाइक खरीद ली, उसके बाद तुरंत ही दूसरी आवश्यकता आपके मन में पैदा हो जाएगी कि मैंने बाइक तो खरीद ली है, मुझे मकान खरीदना है। उसके लिए आप किस्तें भरने लगेंगे, मकान खरीद लेंगे, उसके बाद फिर कार खरीदने की सोचेंगे। तो एक आवश्यकता पूरी होगी, उसके तुरंत बाद दूसरी आवश्यकता क्या कर लेगी, जन्म ले लेगी। तो आवश्यकताएं जो होती हैं वह असीमित होती हैं। ये चीज जो है वह हमें परिभाषा में क्या है, समझ में
आ रही है। दूसरी चीज क्या है, आवश्यकता संतुष्टि के साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। ये चीज भी हमने समझ ली है कि भाई जो हमारे लक्ष्य हैं तो लक्ष्यों के बीच और सीमित तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले जो साधन होते हैं उनके बीच कैसा संबंध है वह अर्थशास्त्र में ज्ञात किया जाता है। तो आवश्यकता की संतुष्टि जैसे ही होती है, आवश्यकता की संतुष्टि के साधन कैसे हैं, सीमित हैं। हमारी आवश्यकता, एक आवश्यकता पूरी होगी उसके बाद दूसरी जन्म ले लेगी, तो साधन कैसे होंगे, सीमित होंगे। तीसरी बात क्या है, सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वैकल्पिक प्रयोग जैसे कि हमने इससे पहले उदाहरण लिया है कि बिजली का हम कई जगह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बिजली कैसी है, सीमित मात्रा में है। तो ये सारी चीजों की हमें व्याख्या करनी है। शुरुआत में सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आवश्यकता की तीव्रता भिन्न भिन्न हो सकती है। भिन्न भिन्न किस प्रकार की, जैसे कि आपके पास मान लीजिए सैलरी आती है, तो पहली आवश्यकता है आपकी कि आपके पास घर भी नहीं है, आप किराए से रह रहे हैं। दूसरा, आपके पास खाने के लिए भी ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं है। तो पहली आवश्यकता क्या होगी और दूसरी आवश्यकता क्या होगी, पहली आवश्यकता होगी आपकी कि सबसे पहले आपको खाने की जो व्यवस्था है उसको उचित हो, आपके पास उचित तरीके से उसकी व्यवस्था करना है। उसके बाद फिर आप मकान की सोचेंगे कि ठीक है अभी मैं किराए से रह रहा हूं, किराए के बाद अब मुझे अपना मकान सोचना है, ठीक है। तो आवश्यकता जो होती है तीव्रता वह भिन्न भिन्न होती है कि पहले मुझे क्या खरीदना है, ठीक है। तो आवश्यकता की जो तीव्रता है वह भिन्न भिन्न हो सकती है। ये चीज भी हमें इसमें दिखाई देती है। किससे दिखाई देती है, साध्यों से, लक्ष्य के द्वारा, ठीक है, कि लक्ष्य पहले क्या होगा, पहला लक्ष्य क्या होगा, तो यहां से हम तीव्रता को समझ सकते हैं। तो ये जो चार हैं, ये चारों पॉइंट हमें व्याख्या में लिखना है, ठीक है। इसके बाद यदि आपका जो क्वेश्चन है वह और अधिक मार्क्स का आपसे पूछ लिया जाता है, मान लीजिए 10 मार्क्स में पूछा जाता है, 10 मार्क्स में यदि पूछा जाता है तो फिर आपको परिभाषा की व्याख्या के साथ साथ रॉबिन्स की जो परिभाषा है उसकी विशेषताएं भी लिख देना है। 4 पॉइंट आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, बड़े आसान है, बड़ी आसानी से उनकी व्याख्या हम कर सकते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, रॉबिन्स की परिभाषा श्रेणी विभाजक ना होकर विश्लेषणात्मक है। किस प्रकार से, यहां पर देखिए, यहां पर किसी भी शब्द से हमें यह मालूम नहीं होता है कि ये क्रिया आर्थिक है, ठीक है, ये आर्थिक है या फिर ये अनार्थिक है, इस प्रकार की कोई बात यहां पर नहीं हुई है। तो यहां पर श्रेणी का विभाजन नहीं किया गया है। क्या किया है, एक अच्छा सा विश्लेषण किया है यहां पर। तो विश्लेषणात्मक यहां पर क्या हो जाएगी, इनकी परिभाषा हो जाएगी, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसकी व्याख्या कर देनी है। इसके बाद अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान है। किसका विज्ञान है, मानवीय। क्यों है, क्योंकि यहां पर मानव के व्यवहार का अध्ययन यहां पर किया जा रहा है, तो ये मानवीय विज्ञान हो गया। इसके बाद अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। वास्तविक मतलब कि जीवन में जो घटित हो रहा है, जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं उनका ही अध्ययन किया जा रहा है। ऐसा यहाँ पर अवास्तविकता से तो कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अर्थशास्त्र कला भी है और विज्ञान भी है। जो इसके नियम हैं, जो इसके सिद्धांत हैं, यदि इन्हें अच्छे से लागू नहीं किया जाता तो फिर इनका परिणाम कुछ और हो सकता है। तो अच्छे से लागू करना एक कला है, बाकी अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, ठीक है। इसके बाद देखिए, रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र का प्रयोग सार्वभौमिक बना दिया है। सार्वभौमिक मतलब कि यहां से देखिए, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों, अब मानव के जो भी साध्य हों, जो भी टारगेट हों, जो भी लक्ष्य हों, मानव के क्या लक्ष्य हो सकते हैं, क्या मानव के जीवन से इधर उधर हो सकते हैं, सभी में पैसे की जरूरत होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया है, सार्वभौमिक हो गया है। मतलब कि जो भी लक्ष्य होंगे, जो भी आपके टारगेट होंगे, वो किस में आ जाएंगे, अर्थशास्त्र में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन इससे भी अधिक मार्क्स का पूछ लिया जाता है, अधिकतर तो बहुत से बहुत, ज्यादा से ज्यादा आपको 8 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद भी आपको लगता है कि और कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं, तो यहाँ पर रॉबिन्स की जो परिभाषा है इसकी कई सारे अर्थशास्त्रियों ने क्या की है, आलोचना की है। तो आलोचना के 4 पॉइंट आप और लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, तो उससे आपको जो आंसर है वह और अच्छा लगने लगेगा। तो आज के लिए इतना काफी है,
क्योंकि अधिक पढ़ते हैं एक ही जगह तो फिर दिमाग थोड़ा सा आउट हो जाता है। तो जितना खा सकते हैं उतना खाइए, अधिक खाएंगे तो फिर वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ओवर नहीं खाना है। तो इसी प्रकार से दिमाग को भी इतना जोर नहीं देना है। इतना समझ लिया काफ़ी है आज के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।